Hello everyone, this is Sushmita Pandey and you are watching my of the chapter The Socialism in Europe and the Russian Revolution. Student, this is the third series of this chapter. If you have not watched its all parts, then you can check out in the description box. Links are given there. अगर आपने इससे रिलेटेड जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड वीडियो जो भी था वो नहीं देखा है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसे वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, लेट्स गेट अ क्विक रिवीजन. इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था कि जो सोशल चेंज है, एज ऑफ सोशल चेंज, मतलब अब यूरोप और सारे जो कॉन्टिनेंट्स है, यूरोप और जितनी जगह थी, फ्रांस में जो हुआ, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसी का जो इफ़ेक्ट था वो यूरोप पर और रशिया पर पड़ा. और इसकी वजह से यूरोप में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे थे. तो इन चेंजेस के फेवर में कुछ लोग थे और कुछ लोग नहीं थे. कुछ चेंज चाहते थे और कुछ नहीं चाहते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहते थे जो सोसाइटी में वहाँ पर हो रहा था. लेकिन फिर भी बाद में उन्हें लगा कि नहीं, चेंज ठीक है, हमें अपने पास्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और लेकिन ये जो चेंज है ये थोड़ा स्लो प्रोसेस में होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा. और तो इस तरीके से जो उनके बिलीफ थे, जो फेवर में थे चेंज के, इस तौर पर 3 कैटेगरी हो गई. एक थे लिबरल, दूसरे हुए रेडिकल और तीसरे कहलाए कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स वो थे जो चेंज तो चाहते थे लेकिन स्लो प्रोसेस में चाहते थे. लिबरल्स वो थे जो चाहते थे कि वोटिंग राइट्स सिर्फ वेल्दी लोगों के पास हो, मतलब अमीर लोगों के पास हो. और जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि चेंज हो लेकिन जो पावर है वो कुछ लोगों के पास ना रहे, बल्कि सारे लोग उस चीज़ का यूज़ कर सके. मतलब अगर कोई जो वेल्दी लोग हैं उनके हाथ में शक्ति होगी तो वो उसका मिस यूज़ करेंगे. तो वो चाहते थे कि जो वहाँ की यूरोप की जो पावर है, जो शक्ति है, वो सिर्फ कुछ हाथों में ही रहकर सिमट ना जाए. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. अब वहाँ की इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ अ न्यू टाइम. ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड चल रहा था ये नए समय का मतलब ये सिंबल था कि अब टाइम चेंज हो रहा है, अब नया समय आ रहा है. इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज. अब ये टाइम था कि वहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक चेंज की शुरुआत हो. मतलब अब लोग थोड़ा सोशल हो रहे थे, मतलब अब उनकी पूरी सोसाइटी में चेंज आ रहा था. और इकोनॉमिक यानी अब उनके इकोनॉमिक आप कह सकते हैं फाइनेंशियली, मतलब लेन देन और पैसे और काम करने के तरीक़ों में भी चेंज आ रहा था. इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप. ये वो समय था जब नई सिटी का उदय हुआ, मतलब अब नए नए शहर बन रहे थे. एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप्ड. और नए नए इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन जो है वो डेवलप कर रहे थे, मतलब अब फैक्ट्री एरिया भी इम्प्रूव हो रही थी. रेलवे एक्सपेंड हुआ, मतलब वहाँ पर अब पूरी तरीके से वहाँ पर विकास हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था. किन किन फील्ड्स में हो रहा था? नई सिटी बन रही थी, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहे थे, रेलवे में डेवलपमेंट हुआ, एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड. और वहाँ पर फिर औद्योगिक क्रांति, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया. फिर क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन. इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हो गया? जब वहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने लगी, मतलब लोग अपना उद्योग करने लगे, अपने कारखाने हो गए, काफ़ी सारा वहाँ पर डेवलपमेंट हो गया. तो इसने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्रीज. जो मेन थे, मतलब जो पुरुष, महिलाएं और बच्चे, ये सभी अब फैक्ट्री में काम करने लगे. वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर. जो लोगों के काम करने का जो टाइम था, वो वर्किंग आवर, वो काफ़ी ज़्यादा प्रायः बड़ा होता था, और वेजेस वर पुअर, और उनका जो मेहनताना होता था वो बहुत ही कम होता था. मतलब उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था और उन्हें उनकी मेहनत का जो मेहनताना होता था वो कम दिया जाता था. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन. बेरोजगारी तो कॉमन थी, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड. स्पेशली उस टाइम में बेरोजगारी होती थी जब लोगों की डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, जब वहाँ पर बहुत जो मांग है, डिमांड है लोगों की, वो इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए बहुत ही
कम होती थी। मतलब जब फैक्ट्री में जब लोगों की डिमांड नहीं होगी तो वो चीज़ों की मांग, मतलब अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उस चीज़ के लिए आप जाएंगे मार्केट में। अगर आप उस चीज़ के लिए डिज़ायरस नहीं है तो आप उसकी डिमांड नहीं करेंगे शॉपकीपर से, तो शॉपकीपर उस चीज़ को लाएगा नहीं, और जब वो चीज़ें वहाँ से फैक्ट्री से आएंगी नहीं तो फैक्ट्री में बनेगी भी नहीं। उसी तरीके यहाँ भी था कि अगर इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड जब कम होती थी तो बेरोजगारी बढ़ जाती थी, क्योंकि फैक्ट्री में काम ही नहीं होता था। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। घर में लोगों के रहने की और सैनिटेशन, मतलब हाउसिंग एंड सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम थी वो तेज़ी से बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि टाउन्स भी बढ़ते जा रहे थे। मतलब जैसे जैसे शहरीकरण होगा, जो टाउन जो है वो ग्रो करेंगे, वैसे वैसे लोगों के रहने खाने की हर चीज़ की समस्या आने लगेगी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। जो लिबरल्स और रेडिकल्स लोग थे उन्होंने इन इश्यूज़ के लिए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, या फिर उन्होंने इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढा। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। ज़्यादातर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वहाँ वो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। हर एक व्यक्ति के पास अपनी इंडस्ट्री थी। इंडिविजुअल मतलब किसी एक के हाथ में ये प्रॉपर्टी, किसी एक की प्रॉपर्टी थी ये कि वो इंडस्ट्री को चलाए। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। और जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो खुद भी प्रॉपर्टी के ओनर थे और एम्प्लॉयर्स थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज्ड। और क्योंकि वो भी इसी तरीके अमीर हुए थे, मतलब उनके पास यही ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर के थ्रू ही वो भी पैसा कमा रहे थे, इसलिए दे फेल्ट दैट, उन्हें ऐसा लगा सच एफर्ट शुड बी इनकरेज, कि इस तरीके का जो एफर्ट है उसे इनकरेज किया जाए। दैट इट्स बेनिफिट्स वुड बी अचीव्ड इट इफ द वर्क फोर्स इज इन द इकोनॉमी वॉज हेल्थी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड। तो उनका मानना था कि अगर जो यहाँ के सिटीजन हैं, मतलब यूरोप की बात की जाए तो यूरोप के जो सिटीजन्स हैं अगर वो एजुकेटेड होंगे और हेल्दी होंगे, मतलब काम करने वाला व्यक्ति अगर वो परिश्रम करेगा तो उसके लिए उसके पास उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और अगर वो एजुकेटेड है तो नए एडवेंचर हो सकते हैं, मतलब वहाँ पर कुछ इन्वेंट किया जा सकता है, कुछ आविष्कार किए जा सकते हैं। और अगर वो परिश्रमी हुए, मतलब हेल्दी हुए, तो भी वो चीज़ें इनकरेज करेंगी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में। अपोज्ड टू द प्रिविलेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी had by birth, they firmly believed in the value of individual effort। इस चीज़ को उन्होंने ओल्ड एरिस्टोक्रेसी जो चल रही थी, मतलब कि अमीरों के हाथ में सत्ता होगी या अमीर जो कहेंगे वो उसी तरीके के लॉज उन्हीं को प्रिविलेज मिला है, ये सारी चीज़ों को वो विरोध करते थे इन चीज़ों का, कि जिनको जन्म से ही अधिकार मिल गया है कि वो अमीर के घर में पैदा हुए इसलिए उन्हें सारे जो एडवांटेज हैं, जो प्रिविलेज हैं वो मिल रहे हैं। तो इस चीज़ के वो विरोध में थे, अपोज किया उन्होंने। किसने विरोध किया? लिबरल्स और रेडिकल्स ने। दे फर्मली बिलीव्ड, उनका पूरी तरीके से विश्वास था इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, की हर एक व्यक्ति को अपना प्रयास करना चाहिए। लेबर एंड एंटरप्राइज, कि वो जो है हर व्यक्ति को अपना प्रयास करना चाहिए, लेबर अपनी मेहनत करना चाहिए और एंटरप्राइज अपना उद्योग करना चाहिए। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वॉज इंश्योर्ड, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that societies would develop। उनका कहना था कि अगर किसी व्यक्ति को किसी गरीब को काम करने का, मतलब उसको परिश्रम करने को मिले, किसी को जिसके पास पैसा नहीं है उसे अगर बिजनेस करने के लिए पैसा दे दिया जाए, या फिर किसी को अगर कोई मतलब बिजनेस कर सकता है और उसे इस बात के लिए इनकरेज किया जाए, तो सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा डेवलप करेगी। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड, काफ़ी सारे काम करने वाले लोग और मतलब पुरुष और महिलाएं, हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड, जो इस संसार में या वहाँ पर चेंज चाहते थे, परिवर्तन लाना चाहते थे। रेल्ड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप, वो इनके साथ जुड़ गए। कौन लोग? वो
आदमी और औरत जो काम करना चाहते थे और उस जगह पर एक चेंज लाना चाहते थे, वो लिबरल और रेडिकल के साथ जुड़ गए। एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी, और उन्होंने एक पार्टी बना ली 19th सेंचुरी की शुरुआत में। Some nationalists, liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815. कुछ नेशनलिस्ट और लिबरल्स एंड रेडिकल्स वो रिवॉल्यूशन को ख़त्म करना चाहते थे। वांटेड रिवॉल्यूशंस टू पुट एन एंड, कि ये रिवॉल्यूशन खत्म हो जाए ताकि एक नई तरीके की सरकार यूरोप में 1815 में बने। इन फ्रांस, Italy, Germany and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. और फिर फ्रांस, इटली और जर्मनी और रशिया, इन सभी जगहों पर दे बिकेम रिवॉल्यूशनरीज, वो रिवॉल्यूशनरी बने और वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्च, और उन्होंने मोनार्च को, राजशाही को ख़त्म करने पर पूरी तरीके से बल दिया, मतलब उन्होंने जड़ से उखाड़ फेंका उस चीज़ को। Nationalists talked of revolutions that would create nations where all citizens would have, नेशनलिस्ट बात करते थे कि वो एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते थे वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव, जहाँ पर सभी सिटीजन्स को के पास या फिर उनको इक्वल राइट हो, वो किसी तरीके का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो सभी बराबर माने जाएं क्योंकि वो एक ही देश से, एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं। तो वो उनका विश्वास, जो नेशनलिस्ट थे वो टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशनरीज या रिवॉल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशन, वो एक ऐसे नेशन को बनाना चाहते थे वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव, जहाँ पर सभी नागरिकों के पास इक्वल राइट्स होगा। आफ्टर 1815 ग्यूसेप मजीनी, 1815 के बाद ग्यूसेप मजीनी एंड इटालियन नेशनलिस्ट, ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे ग्यूसेप मजीनी, कॉन्स्पायर्ड विथ अदर्स टू अचीव दिस इन इटली, उन्होंने दूसरों के साथ कॉन्स्पायर्ड मतलब षड्यंत्र रचा इटली में, ठीक है। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रेड हिज राइटिंग्स, तो जो ये जिनकी बात की जा रही ग्यूसेप मजीनी, एक ये इटालियन नेशनलिस्ट थे जिन्होंने औरों के साथ मिलकर इटली में ये काम किया। और नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स, और वो एक राइटर थे, एक लेखक थे, तो भारत के लोग भी इनकी रचनाओं को, रीड हिज राइटिंग्स मतलब उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस पोर्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया और द सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म, कि सोशलिज्म का सपोर्ट क्या हुआ।